नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक कर्तव्य से ये किस तरह से रिलेटेड है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जनरली ऐसा होता है कि सभी इंसानों को, सभी नागरिकों को क्या होता है कि अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता होता है। ठीक है, और होना भी चाहिए। देखिए, होता क्या है कि अगर एक छोटे बच्चे के लिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ऐसा है कि बच्चे जो हैं माता पिता से अपनी संपत्ति प्राप्त करते हैं या माता पिता से उनकी संपत्ति प्राप्त करते हैं, तो ये क्या है, उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन माता पिता की देखरेख करना ये क्या है, उनका मौलिक कर्तव्य है। अगर स्कूली विद्यार्थियों के लिए बात करें तो ऐसा है कि स्कूल कॉलेजों में जो लाइब्रेरी है और खेलने कूदने की जितनी सारी सामग्रियां हैं वो सब प्राप्त करना क्या है, उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन उन सामग्रियों की देखरेख करना ये क्या है, उन लोगों का मौलिक कर्तव्य है। और वैसे ही अगर सामान्य आम नागरिकों की बात करें तो ऐसा है कि सरकार उनके लिए बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था करे, ये सब क्या है, उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन सड़क, बिजली, पानी इत्यादि सब की देखरेख करना, मतलब बोलने की मतलब नहीं है कि आप खुद सड़क बनाने चल दो। ऐसा है कि अगर कोई बन गया है, अगर पानी की व्यवस्था है तो उसको नुकसान ना पहुंचाए, ये क्या है, उनका मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और तो पहले आज हम देखने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। देखिए, भारत में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, यह सरकार ने दिया है। मौलिक अधिकार सरकार के खिलाफ नागरिकों को दिया गया है। और ये दिया किसने है? ये दिया है भारत के संविधान ने। मौलिक अधिकारों का सबसे पहले वर्णन किया गया भारत के संविधान में। मतलब ये क्या है कि संविधान में वर्णन इसका किया गया है, मतलब इस संविधान में क्या है, एक उल्लेखित अधिकार है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक विकास में सहायक है। सामाजिक विकास बोलने का यह मतलब है कि व्यक्ति को समाज में क्या हो, सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो, मतलब उसको समाज में सम्मानजनक पद प्राप्त हो, ये क्या है, व्यक्ति का सामाजिक विकास है। आर्थिक विकास बोलने का ये मतलब है कि व्यक्ति को व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी कर सके कि वह अपना व अपने परिवार का क्या कर सके, उचित तरीके से, सही तरीके से पालन पोषण कर सके। राजनीतिक विकास बोलने का ये मतलब है कि नागरिकों की इतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वह देश, राज्य और अपने क्षेत्र के विकास में क्या कर सके, आगे बढ़कर सहयोग कर सके। और नैतिक विकास, नैतिक विकास बोलने का ये मतलब है कि नागरिकों में इतनी समझ हो, इतनी स्वतंत्रता उन लोग को मिलनी चाहिए कि उनमें इतनी समझ विकसित हो सके कि वो सही गलत, उचित अनुचित का क्या कर सके, निर्णय कर सके। तो इस प्रकार जो है मूल अधिकार जो है वो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व राजनीतिक विकास में क्या है, सहायक है। इन सब के अलावा क्या है कि जो मूल अधिकार है वो आम नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। मतलब कि मूल अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को आज़ादी देता है। इसका बोलने का ये मतलब है कि अगर राज्य या सरकार कोई ऐसा नियम या कानून पारित कर देती है जो क्या है, नागरिकों के लिए सही नहीं है, या नागरिकों की ऐसा लगता है कि ये जो नियम या विधि बनाया गया है ये उन लोगों के लिए उचित नहीं है, तब वह उस नियम के विरुद्ध आवाज़ उठा सके या उसके बारे में बोल सके। ये भी क्या है, मूल अधिकार का एक हिस्सा है। ठीक है, तो भारत में जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, जिसको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, ये दिया गया है संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में, ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में क्या किया गया है, नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। शुरुआत में क्या था कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन क्या है कि नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया तब नागरिकों को क्या किया गया थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन 1978 में
1978 में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी की सरकार बनी, तब उन्होंने क्या किया, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार था जिसका वर्णन किया गया था अनुच्छेद 31 में, संपत्ति का जो अधिकार जिसका वर्णन किया गया था अनुच्छेद 31 में, उसको क्या किया, मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक या कानूनी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर किस में कर दिया गया, विधिक या कानूनी अधिकार के तहत उसको संविधान के जो अनुच्छेद है 300 क या 300 ए में कर दिया। तो इस तरीके से क्या है कि वर्तमान में केवल कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। तो वर्तमान में क्या है, केवल 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। ये 6 मौलिक अधिकार संविधान के जो अनुच्छेद है 14 से 32 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और लेकिन संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है। तो जो बाकी के जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताया गया है। राज्य की परिभाषा बोलने का ये मतलब है, यहाँ जब भी संविधान में अगर राज्य बोला जाता है, मतलब जनरली ऐसा मतलब है कि खासकर भाग 3 में राज्य बोलने का मतलब है सरकार, ठीक है। अनुच्छेद 12 में सरकार की परिभाषा बताया गया कि सरकार कौन कौन है, क्योंकि सरकार का ही कर्तव्य है कि नागरिकों को उसका मौलिक अधिकार उपलब्ध कराया जाए। अगर नागरिकों को उनका मूल अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तब क्या कर सकते हैं, नागरिक जो है सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उनके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। तो सरकार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सरकार के अंतर्गत आते हैं प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। अगर राज्य में बात करें तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जितने भी मंत्री हैं, उसके अलावा जो जिले में जो कलेक्टर होते हैं, ठीक है, नगर निगम में मेयर या अध्यक्ष और उनके पार्षद, और अगर गांव ग्रामीण स्तर की बात करें, गांव की बात करें तो सरपंच और उनके क्या है पंचगण, ये सब क्या है सरकार है। और इन सभी के कर्तव्य है कि नागरिकों को क्या करें, उनका मौलिक अधिकार उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है, सरकार की परिभाषा। मतलब आपको आपका अधिकार मिलेगा, इसकी गारंटी किसकी है, ये सरकार की है। सरकार ही आपको आपके मौलिक अधिकार उपलब्ध कराएगी। अगर सरकार उपलब्ध नहीं कराती है तब आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद सरकार द्वारा या राज्य के विधानसभा के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो क्या करता है, नागरिकों के मूल अधिकारों को छीन ले रहा है, तब उस विधि को या उस कानून को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके मतलब नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए उस कानून को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार है, वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, ठीक है। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है। दूसरा मौलिक अधिकार की बात करें तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार है आपका 19 से 22 में, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तीसरा अधिकार है आपका, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इस अधिकार का वर्णन किया गया अनुच्छेद 23 एवं 24 में। चौथा जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में। और उसके बाद जो 5वां अधिकार है वो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया अधिकार है, और इस अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। और 6वां और अंतिम जो अधिकार है, ठीक है, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
छठवां और अंतिम जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कोई अधिकार नहीं है, ये ऊपर की जो 5 अधिकार है, ये अधिकार अगर किसी नागरिक को नहीं मिलता है तब क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत इनकी प्राप्ति के लिए क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है कि हमें ये अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसकी सुनवाई करेगा। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें बीच में क्या है कि 30 के बाद सीधा 32 आ जाए, 31 नहीं आ रहा है। तो जो 31 है उसी के तहत क्या किया गया था, संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकार ने बहुत ज़्यादा विवाद किया, इसलिए क्या किया गया कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों से हटा करके क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरीके से वर्तमान में हमारे पास केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उनमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 23 एवं 24 में। उसके बाद क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब धर्म को अपनाने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में। पांचवा जो अधिकार है वो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये मुख्यतः अल्पसंख्यकों के लिए है और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 29 एवं 30 में। इन सब के अलावा जो अंतिम अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे जो समानता का अधिकार है उसके तहत जो दिए गए हैं जो 4 आर्टिकल, उनमें किस किस प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है उसको देखते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है वो पहला संवैधानिक अधिकार है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के आते हैं। तो अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है विधि की समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है कि भारत की जो राज्य है या भारत की जो सरकार है वो भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में जो कानून है, जैसे मान लेते हैं कि जो अपराधी जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता के समक्ष क्या है, सभी इंसान समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शहर का हो या फिर गांव का हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आईपीसी के समक्ष क्या है, सभी इंसान समान है। अगर कोई इंसान चाहे वो कहीं का भी निवासी हो, क्या करते किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है या मान लेते हैं कि हत्या कर देता है, तब ऐसा है कि आईपीसी की धारा 302 के तहत उसको क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा, चाहे वो शहर का रहे चाहे गाँव का रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा है कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष हर इंसान समान है, किसी को भी वीआईपी का दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका, विधि का समान संरक्षण। बोलने का ये मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की हत्या कर देता है तो आईपीसी के तहत उस पर क्या किया जाएगा, केस किया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई एक सैनिक है और वो कार्यवाही के दौरान किसी आतंकी की हत्या कर देता है गोली मारकर, ठीक है, तब उस पर आईपीसी की धारा 302 नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उसने क्या है कि असमान परिस्थितियों में कार्रवाई की है, इसलिए उस पर ये जो विधि की समक्ष समता वाला है ये ना लग के क्या लगेगा, विधि का समान संरक्षण, ये वाला जो समता वाला जो कानून है ये लगेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो समानता के अधिकार में जो अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपका 15। ठीक है, आर्टिकल 15 में ऐसा है कि इसमें लिखा है कि धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, अनुच्छेद 15 में ये लिखा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा है कि भारत में समानता रखी जाएगी या सबको समानता से व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, संविधान से इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप मुगल वंश से है या राजपूत वंश से है। ठीक है, सभी इंसान क्या है, विधि के समक्ष समान है, मतलब कि सभी इंसान समान है। धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका कुछ अपवाद भी है। अपवाद स्वरूप जैसे कि महिला, बच्चे, एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है, इन सब को क्या है कि इन आधारों पर
अलग से सकारात्मक कार्यवाही के रूप में विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, उनका अलग से अतिरिक्त देखभाल किया जाता है, लेकिन उसको इसका विरोध नहीं माना जाता। अगला आर्टिकल है 16। ठीक है, सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता। जैसे कोई भी एक लड़का है या एक बालक है जो सरकारी सेवाओं की तैयारी करना चाहता है, मतलब कि रेलवे, बैंकिंग, पीएससी या कोई भी और एग्ज़ाम हो गया, सरकारी सेवाओं की तैयारी करना चाहता है, तब उसको क्या किया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। और इसी के अपवाद स्वरूप है SC, ST, OBC और EWS का आरक्षण। संविधान ने क्या किया है कि अनुच्छेद 17 के माध्यम से छुआछूत का अंत कर दिया है, मतलब कि छुआछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार करना गैर कानूनी है और ये दंडनीय अपराध भी है। तो इस तरीके से क्या है कि भारत से जो छुआछूत को समाप्त करने के लिए प्रावधान किया गया है, और अगर कोई भी इंसान छुआछूत का व्यवहार करता है तो वो क्या है, असंवैधानिक है। समानता के अधिकार में जो अंतिम आर्टिकल है वो है उपाधियों का अंत। देखिए, भारत में क्या है, भारत में सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के लिए क्या किया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले ऐसा होता था कि किसी किसी इंसान को अलग से उपाधि दिया जाता है, राय साहब और बहुत सारी अन्य अन्य उपाधियां दी जाती थी। ठीक है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद क्या कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। और अगर कोई इंसान को कोई दूसरे देश के ठीक है, और साथ ही ऐसा किया गया है कि अगर भारत के किसी नागरिक को कोई दूसरे देश से उपाधि मिलती है, तब भारत के नागरिक को उस उपाधि को ग्रहण करने से पहले क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वह व्यक्ति उपाधि को ग्रहण कर सकता है। भारत में क्या है, उपाधियों का अंत इसलिए किया गया है कि ताकि सबके साथ समान व्यवहार हो सके। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात आती है कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री क्या है, तो पद्म भूषण, भारत रत्न और पद्म जितने भी अवार्ड हैं वो सब उपाधि ना होकर के क्या है, सम्मान है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि उसको उपाधि के स्वरूप अपने नाम के आगे या पीछे लगा लेते हैं, जैसे पद्मश्री लालू प्रसाद यादव। ठीक है, तो उस तरीके से उपाधि मतलब भारत रत्न क्या है, सम्मान है, और उसका टाइटल या उपाधि के रूप में आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। उपाधियों का अंत करना क्या है, समानता का अधिकार या भारत में समानता स्थापित करने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम था, और अनुच्छेद 18 के तहत क्या किया गया, इसको संविधान में जोड़ा गया। तो ये जो 4 आर्टिकल है, इसमें क्या किया गया है कि समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर इन सब को एक ही लाइन में या एक ही वर्ड में याद करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि लॉ, विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। ठीक है, और एक है धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, ये क्या है, के आधार पर भेदभाव। भेदभाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अवसर को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और छुआछूत को बोलते हैं अनटचेबिलिटी, और उपाधि को क्या बोलते हैं, टाइटल। तो अगर समानता के अधिकार को एक लाइन में याद करना होगा तो ऐसे याद कर सकते हैं कि लॉ, DOUT। ठीक है, मतलब लॉ मतलब यह है कि विधि के समक्ष समता। ये किसका, इसमें ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, ये आर्टिकल 14 में लिखा है। 15 में क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन, D फॉर डिस्क्रिमिनेशन। 16 में क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। 17 में क्या लिखा है, छुआछूत का अंत मतलब कि अनटचेबिलिटी। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, तो इसको क्या लिखा गया है, ये टाइटल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर समानता के अधिकार को एक शब्द में याद करना है तो इसको क्या कर सकते हैं, लॉ डाउट। डाउट का स्पेलिंग एक्चुअल में BT होता है, लेकिन बी यहाँ पे क्या है, साइलेंट, बी की कोई मीनिंग है, इसलिए लॉ डाउट से क्या कर सकते हैं, समानता के अधिकार को याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा, और ये खासकर ये समानता का अधिकार। ठीक है, इसके साथ साथ और अन्य जो अधिकार है उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।